सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार और प्यारी बुआ जी आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार। और हमारे सभी श्रोताओं को हमारा भी नमस्कार, ढेर सारा प्यार और सभी का स्वागत है। सब हमारे इस मंच से जुड़ गए हैं, बल्कि यूं कहें कि आपका मंच है और आप सभी का स्वागत है जी। और जाहिर है कि यहाँ पर हम बातें तो करेंगे ही, प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाएंगे, कुछ संगीता बिटिया की पसंद के, कुछ हमारी पसंद के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों की पसंद के मिला के फिर श्रोताओं की भी पसंद हो जाएगी। हाँ, तो भाई यही तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारी पसंद हो चाहे तुम्हारी पसंद हो, कुल मिलाकर हम ध्यान तो श्रोताओं का ही रखते हैं। भाई इतने प्यार से आप मिलते हैं हमसे तो अच्छा तो लगता ही है। और बहुत सारी बातें करते हैं, खास दिवस हो चाहे मौसम की बात हो। अब मौसम की बात करें तो अब तुम कहोगे कि सुबह बुआ जी सैर करने जाना चाहिए। हाँ, सैर तो करने जाना चाहिए बुआ जी, लेकिन देखिए हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं और सैर के साथ साथ हम लोग बात करेंगे थोड़ी सावधानी भी। आजकल चूंकि ठंड बढ़ चुकी है तो मौसम में बदलाव है, तो थोड़ी सी सावधानी भी बरतें। और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता दिवस बुआ जी कल है, कल मनाया जाएगा जी, तो इस विषय पर भी बात करेंगे। और विश्व शौचालय दिवस भी है कल, तो आज हम इस विषय पर भी बात करेंगे। तो पहले तो इन दोनों की बधाई दे दें, कल भले ही दिवस है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये दोनों ही दिवस, जो बड़ा खास है। चाहे वो हम किसी भी तरह से बात करें, एकता जो है वो हमारे पूरे समाज में शांति के लिए बहुत जरूरी है। वहीं शौचालय जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, पूरे समाज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। तो भाई जब सुबह टहलना तो जरूरी है, लेकिन उसके बाद जो शौचालय की जो बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज व्यंजन का भी दिन है भैया संगीता, है ना? बिल्कुल। और हम व्यंजन भी बताएंगे, अब किचन की तरफ भी जाएंगे, रसोई की तरफ भी। और साथ ही साथ बुआ जी आज बात करेंगे कश्मीरी गायिका राज बेगम की। क्या बात है। तो राज बेगम जी जो हैं वो कश्मीर से थी और बहुत 27 मार्च को उनका जन्म हुआ, 27 मार्च और 1927 दोनों दिन 27। और कश्मीर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ और इन्हें कश्मीर की कोकिला भी कहते हैं। अब जैसे हम हर बार कहते हैं संगीता बिटिया कि महिलाओं का इस क्षेत्र में आना बड़ा मुश्किल वाला होता है, तो भाई वही इनके लिए भी लागू होता है। और खास तौर से संघर्ष तो करना ही पड़ता है। घर परिवार के लोग भी अक्सर जो है वो सहमति नहीं देते हैं, लेकिन राज बेगम के घर में पिता का लाड़ प्यार इन्हें खूब मिला और उन्होंने अपनी पुत्री यानी राज बेगम को गायकी में आगे आने में सहायता की, उनका मनोबल बढ़ाया। ये बहुत जरूरी है जी। और फिर उन्हें लोगों का भी बहुत सारा प्यार मिला। तो राज पहले छोटे मोटे कार्यक्रम में भाग लेती थी और शादी ब्याह के जो अवसर होते हैं बुआ जी उसमें गायन का काम किया करती थी। उनकी ऊंची सुरीली तान और अलग गायकी का जो अंदाज था वो बड़ा ही अलग था और इसी से कह सकते हैं कि उन्हें पहचान मिली। उनकी बेबाक गायकी कश्मीर की महिलाओं के लिए एक सबब बनी और उन्होंने भी राज बेगम को खूब प्यार दिया। कश्मीरी संगीत के खालीपन को जैसे उन्होंने भर दिया। आगे चलकर उन्होंने रेडियो कश्मीर के लिए भी बेहद सुरीले और यादगार नगमे गाए और उनकी जो आवाज थी वो बहुत खास थी। संगीत प्रेमियों का कहना है कि उनकी आवाज कुदरत की आवाज थी। वैसे तो सभी कुदरत की होती है, लेकिन वो जो कशिश होती है कि लोग भाव विभोर हो जाए, वो इनके में वो खूबी थी। और तमाम बाधाओं से परे भारत की सांस्कृतिक छवि को समेटे कश्मीर की सफेद वादियों में जब राज बेगम की आवाज गूंजती थी तो कहीं किसी के दिल में कोई कसक नहीं रह जाती थी और ऐसा लगता था कि प्रेम का अथाह सागर हिलोरें ले रहा है। और उन्हें इसीलिए तो कश्मीर की मेलोडी क्वीन के रूप में जाना जाता है जी। और वैसे उन्होंने कई गीत गाए, लेकिन कुछ एक गीत थे जैसे कि वैसे गुलन आवू बहार, अज साल अंतिम बलियार, यानी कि अलग अलग उन्होंने जो गीत गाए उनमें जो गीत होते थे ना उनमें जो भाव उमड़ते थे बुआ जी। तो ये जो है अज साल अंतिम बलियार, इसके जो भाव थे वो आप बताइए। भाई तुम तो ऐसे जैसे कह रही हो जैसे हमें ये भाषा आती है, लेकिन भाई इसका मायने जो है वो थोड़ा सा भाव जो हम लोगों ने समझा है वो ये है, पढ़ा है बल्कि, प्यारे दोस्त
फूल खिलने शुरू हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरी प्यारी इस साल आएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी माशूका को याद करने और उसे बुलाने का ये है यानी कि उस तान में वो बात थी कि मतलब खिंचे हुए लोग चले आएंगे, तो इतनी खूबसूरत तान थी। और इसके अलावा उन्होंने और भी रचनाएं की हैं, उसमें भी आवाज दी है। हाँ, और 1954 में उन्होंने रेडियो कश्मीर के लिए गायन शुरू किया। बरसों ऐसे कार्यक्रम से जुड़ी रहीं। कश्मीरी संगीत के इतिहास में राज बेगम की गायकी संगीत का एक महान कालखंड मानी जाती है। जम्मू कश्मीर राज्य पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया और भारत सरकार द्वारा भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2002 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया और 26 अक्टूबर 2016 को महान गायिका राज बेगम ने आखिरी सांसें ली। लेकिन जो गायकी की बात है, मतलब कहते हैं ना कि कालखंड पूरा बन जाता है, इतिहास में नाम दर्ज हो जाता है, इतिहास तारीखें जो हैं वो गवाह बन जाती हैं, कुछ ऐसा काम करके लोग चले जाते हैं। उन्हीं में से एक है राज बेगम। हाँ, है ना? और वादियों में फिर वो स्वर हमेशा गुंजायमान ही रहता है। तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के ज़मीन पर जले हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। तेरे सिवा किसी को न लाया निगाह में, लाखों हसीन आए जवानी की राह में। सदियों से कर रहा था तुम्हारा ही इंतजार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे
राहत अगर मिले तो न लूं तेरे सामने। ये प्यार वो नशा है के जिसका नहीं उतार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के इस ज़मीन पर ज़रे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। बुआ जी, हाँ। प्यार है ये तो सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन अगर प्यार ना हो तो क्या हो? नहीं, इसी क्यों बात नहीं के लिए- होगा? इसी बात के लिए प्यार को बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे साथी लिख रहे हैं कि वेद भारती के श्रोताओं और उद्घोषकों का पसंदीदा गीत है। पहले भी बहुत बजता था, अब भी बहुत बजता है। आगे भी बजेगा। यस, बिल्कुल यही हम कह रहे थे कि आगे भी बजेगा, क्योंकि आपको पसंद है हाँ तो आपको पसंद है तो हमें भी पसंद है। हाँ। और ये जो बराबरी वाली बात है, या कहना चाहिए ना कि मन मिलने की बात है, वही होती है कि हमें एकजुट कर देती है हाँ, है ना? हाँ, जी बिल्कुल। तो- और वही वही जो होती है वही एकता होती है, उसमें बल भी होता है, हाँ। मिठास भी होती है, प्यार भी होता है, सब होता है, तभी अच्छा है। हाँ, थोड़ी बहुत तकरार भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एकता है जो वो इतनी मजबूत होनी ही चाहिए कि छोटी छोटी चीजों से वो उसकी जो है ना नींव हिलनी नहीं चाहिए। जी। इसीलिए तो कल का जो दिन है वो मनाया जाता है और मनाया जा रहा है हाँ है ना? जी, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती भी है कल, तो इसी दिन हम राष्ट्रीय एकता के दिवस में इस दिन को मनाते हैं। और वैसे भी देखा जाए बुआ जी, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, जहाँ बल्कि है जहाँ अलग अलग देश क्षेत्रों में बहुत सारे अलग अलग प्रांत में कई भाषाएं भी बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म को भी मानने वाले लोग हैं। हाँ। और जो अपने देश की संस्कृति है वो देश विदेश में प्रसिद्ध है, परंपराओं के लिए, पोशाकों के लिए, और इतनी सारी भिन्नता है, इतनी सारी चीजें हैं कि अपने आप में कह सकते हैं कि एक फिर भी एक पूर्णता को लिए हुए है। यानी विविधताओं से भरा है हमारा देश, एकता, अखंडता, आपस में सौहार्द को मजबूत बनाया जा सके, इसलिए जो 19 नवंबर का ये दिन है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे साथी ने लिखा है राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 19 नवंबर 2022 को भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की 105वीं जयंती है। हाँ। तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये दिन देश की अखंडता, शांतिपूर्ण वातावरण और इन सब को लेकर देश प्रगति के रास्ते पर चले, इस उम्मीद के साथ मनाया जाता है ताकि ये पूरे हमेशा के लिए बना रहे। हाँ, और बुआ जी इस पर और भी बात करेंगे, कि छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ।
तो भाई हम बात कर रहे थे देश के विकास की बात, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो इसका स्तंभ कह सकते हैं वो है देश की एकता, अखंडता, और हमारा देश एक विकसित देश बन सके और सभी के अधिकारों की समान रूप से रक्षा हो सके, इसलिए भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करके और उसे मूर्त रूप दिया गया। जब हम आज़ाद हुए उसके बाद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थापना हुई, और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद, सब आज़ाद होने के बाद भी हमारे में एकता है, ये बड़ी खूबी है इस देश की, है ना? जी जी। और जैसा कि आपने कहा कि छोटी छोटी बातें जो होती हैं उन्हें दरकिनार करना ही बहुत अच्छा होता है। और वैसे अगर देखा जाए बुआ जी, तो जो खटपट थोड़ी सी होती है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा सारा प्यार होता है। और जब दिल टूटते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई देखो प्यार था तो ही ज्यादा अच्छा था। तो हाँ, लेकिन यही है कि मतलब एकता और अखंडता की जहाँ तक ये पहचान है, तो ये भी अपनी एक सुंदरता को लिए हुए, अलग सी सुंदरता को लिए हुए है। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो, जब नोकझोंक नहीं होगी या अगर किसी की मनमुटाव नहीं होगा तो हम ऐसे तो यूं ही रास्ते में जो लोग चल रहे होते हैं उनसे तो हम ना तो वाद विवाद करते हैं ना कुछ कहते हैं। हाँ। जहाँ अपना तो होता है, जहाँ प्यार होता है, वहीं तो हम कुछ कहते हैं, समझाते हैं, या कुछ बुरा लगता है तो हम बता देते हैं, क्योंकि उस संबंध को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना? हाँ। तो इस तरीके से और देश की एकता की जहाँ तक बात करें संगीता बिटिया, तो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हर धर्म का, हर जाति का, हर सांस्कृतिक परंपराओं का, चाहे वो वेशभूषा हो या खान पान हो, सबका सम्मान करना चाहिए। और उसके संग संग मतलब दिल में अगर आप प्यार रखेंगे तो एकता तो बनी ही रहेगी ना। जी जी। और जो भावना होती है कि भाई सभी एक से हैं, वो या एक सरीके के हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। और साथ ही साथ बुआ जी कई बार ऐसा होता है कि कोई बात आवेग में हम कह देते हैं या कभी कह देते हैं, तो इसके पीछे की जो परेशानी है सामने वाले को, जो बोलता है उसे तो बाद में समझ में आता ही है, लेकिन सामने वाले को भी थोड़ी परेशानियां जो हैं वो समझनी चाहिए कि मतलब क्यों आखिर ऐसा हुआ, और उसकी उस वक्त ये कोशिश करना चाहिए कि भाई कहीं मदद की जरूरत तो नहीं है, कहीं क्या बात है। तो छोटी छोटी बातों पर जो एक विवाद या एक रुसवाई का सबब जो बन जाती है, उसे कहीं ना कहीं दरकिनार करना चाहिए। अब हमारे देश और संस्कृति, देश की संस्कृति और परंपरा और भाईचारे की जहां तक बात है, तो यही कुछ चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं जिनसे कि ये सब बना हुआ है। और इसीलिए हमारा देश कहते हैं ना, उत्सव का देश है, हर बात में उत्सव होता है। हाँ। और इस उत्सव में यही होता है कि जो छोटे मोटे जो भेदभाव होते हैं, मन के कलुष होते हैं, वो तुरंत मिट जाते हैं और हम फिर भूल के वो उसी उत्साह से नाचने गाने लगते हैं। हाँ। लेकिन एक बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको खंडित करने में अफवाहें जो है वो बहुत काम करती हैं। तो कभी भी किसी भी देश, प्रदेश, शहर और जात धर्म, किसी के बारे में अगर आप कुछ सुन रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है, तो जैसे संदेश आते हैं आजकल खास तौर से सोशल मीडिया पर, उसको फटाफट आगे बढ़ा देना, ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमारी एकता को तोड़ती हैं, तो उसको खतरे में डालती हैं। तो कृपया करके यहाँ हम गुजारिश करेंगे, कल बड़ा खास दिन है, इस अवसर पर ये वचन लें कि जहां पर भी आपको लगता है कि इससे थोड़ा भी एक बाल बराबर भी कहीं कुछ संभावना है, तो उसको आप वहीं रोक लीजिए, उसको मत फैलने दीजिए, है ना? और इस बारे में देखो, बुरी चीज ना फैले, इस बारे में गुरु नानक देव जी की बड़ी अच्छी वो किस्सा याद आ रहा है कि वो जब भ्रमण करते हैं ऐसे ऐसे तो महान लोग कि जगह जगह अपनी अच्छी अच्छी भावनाओं का प्रचार प्रसार करें, तो किसी गांव में गए तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जो है बिखर जाओ, ये गांव भगवान करे मतलब बिखर जाए। और वो गांव बहुत अच्छा था। और एक दूसरे गांव में गए, उन्होंने कहा तुम लोग यहीं बस जाओ, तुम लोग कभी ना बिखरो। तो एक जो उनके साथ में उनके संगी साथी चल रहे थे, उन्होंने कहा गुरुदेव, वो जो गांव में इतने अच्छे लोग थे, उनको तो आपने ऐसा वरदान दिया कि बिखर जाओ, और यहाँ कह दिया कि तुम लोग यहीं रह जाओ। बोले अच्छाई जो है वो और विस्तार उसका होना चाहिए, वो दूर दूर तक जानी चाहिए। ये लोग इतने अच्छे हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे तो एक अच्छा वातावरण बनेगा। तो इसी तरह से ये तो व्यक्ति की बात हो गई, गाँव के लोगों की बात हो गई, लेकिन बातों के लिए भी अगर कोई बुरी बात आपको लगती है कि इससे कोई भी चिंगारी लगने वाली है, आग भड़कने वाली है, तो उसको वहीं आप दफन कर दीजिए, रोक दीजिए, है ना? हाँ। और इन्हीं बातों पर ज्यादा लोगों ने ध्यान भी दिया है। जो भी लोग कुछ भी बताते हैं, आप देखिए कि उसके सार में ये बात जरूर रहती है कि आप जो भी काम करते हैं उस पर आप सोच समझकर और समझदारी से ही अपना जो वक्तव्य है वो दें, क्योंकि उसकी भी बहुत मान्यता होती है कि हम क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान
ध्यान देना चाहिए। और ये खास करके इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और जहां तक अगर समझ है तो फिर व्यक्ति इस तरह की बात नहीं, इसलिए बड़े बड़े लोगों ने ऐसा कहा, इन बातों पर ज्यादा जोर दिया हाँ, है। यही तो हमने सोचा कि तुमने जब कहा कि लोगों ने कहा है, तो हमने कहा लोगों ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, बड़े बड़े लोगों ने कहा है, संत महात्माओं ने कहा है। और लोग अगर ये ऐसा सोचने लगे तो फिर तो क्या बात है। तो वो भी इस बात को महसूस किया करते थे, जैसे कि अभी आपने गुरु नानक देव जी के बारे में बताया। तो अफवाहों से बचें, अगर किसी ने कुछ कहा भी तो आप उसे नजरअंदाज कर दे। जैसे अभी संगीता तुमने कहा कि छोटी छोटी चीजों को भूल जाएं, ऐसे ही खास तौर से उसको आगे न बढ़ने दे। कोई कर रहा है तो उसको भी थोड़ा समझा दे कि भाई इसको यहीं रहने दो, इससे ना तो तुम्हारा कोई लाभ होने वाला, लेकिन हानि जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और दिल में जो एक थोड़ा सा प्यार रहता है उसको जगा कर रखें तो फिर दिक्कतें कम आएंगी। नहीं, खूब अच्छे से जगाएं, उसमें खूब खाद पानी दें, है ना, तो टकराव कम होंगे। जी बिल्कुल। महताब तेरा चेहरा किस ख्वाब में देखा था, है हुस्न जहां बदला, तू कौन मैं कौन हूँ। ख्वाबों में मिले अक्सर, एक राह चले मिलकर, फिर भी है यही बेहतर, मत पूछ मैं कौन हूँ। महताब तेरा चेहरा पे चलना है, किस गाह पे रुकना है, किस काम को करना है, बतला के मैं कौन हूँ। महताब तेरा चेहरा तेरा चेहरा किस ख्वाब में देखा था, है हुस्न जहां बदला, तू कौन मैं कौन हूँ। ख्वाबों में मिले अक्सर, एक राह चले मिलकर, फिर भी है यही बेहतर, मत पूछ मैं कौन हूँ। महताब तेरा चेहरा तो सुबह की सैर पर कब चलोगे तुम? सुबह की सैर पर तो जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है ना सबसे ज्यादा उसी समय चर्चा होती है और वहीं से अफवाहें फैलती हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अगर आपको लगता है तो उसको वहीं मतलब
थाम दें, मतलब रोक दें। उसके संग संग वैसे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शिक्षा का प्रचार प्रसार बड़ा जरूरी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि जो शिक्षित होते हैं वो ही बहुत समझदारी की बात करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है बुआ जी। शिक्षित लोग भी जो है वो डगमगा जाते हैं, बिल्कुल। हाँ, लेकिन शिक्षा का अगर सही उपयोग किया जाए, यानी कि अपने विचारों की खिड़की खोल कर रखें और उसको विस्तृत करें, तो जाहिर है कि फिर हम किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो, किसी भी शहर का व्यक्ति हो, हम उसे उतना ही सम्मान देंगे जितना खुद को देते हैं। अच्छा, एक चीज और है बुआ जी कि सहनशीलता भी बड़ी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी सी बात में हम असहनशील हो जाते हैं। तो नहीं, तो इस हफ्ते हमने सहिष्णुता पर बहुत बात किया। हमारे साथी ने बहुत बहुत धैर्य से सुना था, बहुत सहनशीलता के साथ सुना था। अब अगर 2-4 ज्यादा बोलोगी तो कहेंगे बस बहुत हो गया। हाँ, लेकिन सहिष्णुता जो तुमने कहा वो उसी में जरूरी है। जैसे तुमने कहा, नजरअंदाज कर देना चाहिए। अगर कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है तो उसके लिए सहिष्णु होना जरूरी तो है। हाँ, है ना? बिल्कुल। और फिर एक प्रांत दूसरे प्रांत जो भी लोग होते हैं, देखिए कहीं पर तो बहुत ज्यादा चावल की खेती होती है बुआ जी, कहीं गेहूं होता है, कहीं बाजरा होता है, कहीं हरी सब्जियां बड़ी अच्छी होती, कहीं कहीं जैसे सेब हैं और अखरोट वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, कहीं अलग अलग जगहों पे अलग अलग केवल केसर ही केसर होता है। हाँ, तो ये चीजें भी हमें अलग अलग प्रांतों से प्राप्त होती हैं। तो ये भी तो एक सोचने वाली बात है कि भाई दूसरे प्रांत से जो चीजें आती हैं, हमारे प्रांत से जो चीजें जो यहाँ की मिट्टी में नहीं उपज सकती हैं, वो दूसरी जगह पे जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बिना बोले भी बड़ा सारा योगदान है। हाँ यार, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है। ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि भाई एक दूसरे पर हम आश्रित हैं, तो एक दूसरे का सम्मान करें। और हमें लगता है कभी कभी अगर जरूरत हो तो ड्रामे में ही सही थोड़ा नाटक करें प्रेम पूर्ण होने का, यानी कि बहुत प्रेम पूर्वक बात करें, अपने व्यवहार में कुछ ऐसी आदत डालें कि सबसे बड़े लहजे के साथ, बहुत लटक के साथ, बहुत विनम्रता के साथ बात करें। और इसके लिए जरूरी है कि सत्संग में बैठें आप। हाँ, बड़ा फर्क फिर समझ में आएगा, बहुत फर्क समझ में आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीजें हम अपने आचरण में डालते हैं बुआ जी, वो कहीं ना कहीं काम जरूर करती हैं। तो कुछ अगर ऐसा किया जाए तो ये बड़ा सफल भी हो सकता है। बस शुरुआत कर लिया जाए। कल का दिन है, लेकिन आज से शुरू करेंगे तभी तो कल तक पहुंचेंगे, है ना? तो ये दिन है और कल की जब बात हो रही है तो शौचालय दिवस जो मनाया जा रहा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में इस बात का संज्ञान लिया गया कि विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां स्वच्छता और इस संबंध में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इसलिए 19 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। और ये भी कहा गया कि खुले में शौच से बीमारी तो फैलती ही है, साथ ही साथ पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। जी, और पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से समय बेसमय घर से बाहर निकलना, जंगलों की तरफ या खेतों की तरफ जाना खतरनाक भी होता है बुआ जी। और इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि लोग, खासकर महिलाएं, एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के बगैर कहीं इधर उधर जाती नहीं है। तो ऐसी बातों की आशंका बनी रहती है। तो यही चीजें जो है बालकों और बालिकाओं को भी परेशान करती हैं। जबकि घर के आंगन में बना हुआ जो शौचालय होता है वो साफ भी होता है, स्वच्छ भी होता है और किसी दुर्घटना का डर भी नहीं होता है। हम अपने घर हैं तो सुरक्षित हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के घर में नहीं है तो अभी बहुत सारी व्यवस्था हुई है शासन की तरफ से, तो आपने उसका लाभ जरूर उठाया होगा। लेकिन फिर भी प्रयास यही करें कि शौचालय में जाएं, खुले में ना जाएं। खुले में जाने के लिए हमारे एक किसान भाई ने कहा भी था अलग से फोन करके कि आप बहन जी ये बताइए कि खासतौर से औरतें भी बैठ जाती हैं सड़क पर, और फिर जब कोई गाड़ी आगे आती है, वाहन आता है तो वो रोशनी पड़ती है तो फिर वो शर्म के बारे खड़ी हो जाती हैं। तो सोचिए कितनी अजीब सी स्थिति हो जाती है। आपको शर्मसार भी होना पड़ता है। कितनी बार तो कुछ बच्चे जो हैं वो शिकार भी हो गए, जानवर आदि आ गए पास में, घबरा गए, काट लिया। तो बारिश वगैरह के मौसम में बुआ जी सांप बिच्छू भी रहते हैं जी, तो कहीं उनके भी डसने का, उनके भी काटने का बड़ा वो तो हो गया, छुपे रहते हैं। लेकिन वैसे कुत्ते आदि भी अगर आ गए और कोई छोटा बच्चा गया है तो कितनी मुश्किल की बात है। तो शौचालय की स्वच्छता रखें और उसी में करें, क्योंकि बीमारियां तो होती ही हैं। वो खतरा तो आपका टलता ही अगर आप शौच में जाते हैं, और उसके संग संग आपका सम्मान बना रहता है। महामारियों से आप बचेंगे, खासतौर बच्चे, बूढ़े, कमजोर वर्गों के जो लोग हैं, कमजोर हैं जो लोग शारीरिक रूप से, वो इस मौसम में, अब देखो मौसम की बात हम लोग कर रहे थे तो इस मौसम में तो खास तौर से उसके शिकार हो जाएंगे, ठंड लग जाएगी, है ना? जी बिल्कुल। और हर घर शौचालय की जो मुहिम चलाई है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उनके आह्वान पर ये जो चलाई गई व्यवस्था है, तो जमीनी स्तर पर इस पर बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की भी बात करें बुआ जी, तो इस पर काम हो रहा है। तो हम ब्रेक ले लें पहले, बाद में शौचालय बनवाएंगे। हाँ जी।
क्या इरादा है? गीत सुनवा देते हैं। हाँ, ये सही है। तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ क्या करूं, मस्ताना चाल है तेरी, तारीफ क्या करूं, आंखों से पी रहा हूँ मुझे होश ही नहीं, तू बेमिसाल है तेरी, तारीफ क्या करूं। आंखों में नशीला काजल है, चेहरे पे हया की लाली है, फूलों की महक है बालों में, फूलों की महक है बालों में, हर एक अदा मत वाली है, तू बेमिसाल है तेरी, तारीफ क्या करूं, मस्ताना चाल है तेरी, तारीफ क्या करूं, आंखों से पी रहा हूँ मुझे होश ही नहीं, तू बेमिसाल है तेरी, तारीफ क्या करूं। जुल्फों को अगर देखे सावन, सावन तो पसीना आ जाए, गालों को अगर देखे बिजली, गालों को अगर देखे बिजली, बादल में शर्म से छुप जाए, तू बेमिसाल है तेरी, तारीफ क्या करूं, मस्ताना चाल है तेरी, तारीफ क्या करूं, आंखों से पी रहा हूँ मुझे होश ही नहीं, तू बेमिसाल है तेरी, तारीफ क्या करूं। तू शोख हवा है गुलशन की, दामन से लिपटने आई है, ईमान जो ले ले दुनिया का, ईमान जो ले ले दुनिया का, कातिल वो तेरी अंगड़ाई है, तू बेमिसाल है तेरी, तारीफ क्या करूं, मस्ताना चाल है तेरी, तारीफ क्या करूं, आंखों से पी रहा हूँ मुझे होश ही नहीं, तू बेमिसाल है तेरी, तारीफ क्या करूं। हाँ बुआ जी। तो तुम्हारे मन का तो हो गया है ना। लेकिन हमारे एक साथी ने बताया कि हमारे जीवन में शौचालय यानी टॉयलेट और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता लाने के लिए हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। साल 2001 में एक एनजीओ जिसकी स्थापना की थी
वो सिंगापुर के रहने वाले थे। उन्होंने एक निश्चित पहल के तहत वर्ल्ड टॉयलेट डे की शुरुआत की। ये उन्हीं का विचार था कि लोगों के बीच स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व को लेकर इस दिन का प्रयोग किया जाए, जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाए। उनकी इस पहल को सस्टेनेबल सैनिटेशन अलायंस का समर्थन प्राप्त हुआ। अब सस्टेनेबल मतलब जो चीज स्थिर रहे, मतलब अगर ये ऐसा नहीं कि आज हमने सफाई कर ली साल भर और उसके बाद फिर गंदगी, तो ये हमेशा के लिए साफ सफाई का एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और इसको एक अभियान के तौर पर लेना चाहिए, एक संकल्प के तौर पर लेना चाहिए, एक व्रत के तौर पर लेना चाहिए कि सफाई से रहना है। अच्छा देखो, अक्सर ऐसा होता है कि ये तो हम लोग अपने मनुष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पालतू जानवरों को लोग टहलाते हैं और वो जो सड़क गंदी करते हैं, बिल्कुल, तो जो तुम सुबह सैर की बात कर रही हो उसमें उस समय क्या किया जाए? हाँ, ये तो बड़ी बड़ी मतलब परेशानी का विषय हो जाता है। तो अगर स्वस्थ रहना है और साफ सफाई रहेगी तो सुबह सैर पर ना जाए। हाँ, नहीं जी बिल्कुल सैर पर जाए, लेकिन इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखा जाए क्योंकि ये सारी चीजों से स्वास्थ्य हम लोगों का कहीं ना कहीं जुड़ा है बुआ जी। तो सैर के लिए तो एक बार स्वास्थ्य के वजह से जाते हैं, लेकिन एक साफ सुथरा सुंदर सा वातावरण होता है तो उसमें फिर सैर करने का, घूमने का मजा ही कुछ और होता है। और जो सेहत पर जो असर पड़ता है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि अलग अलग तरह के फूल हो, खुशबू हो, भाई सब देखा जाए तो अच्छा भी लगता है। मतलब सैर की सैर हो जाती है और थोड़ा सा मन खुश हो जाता है। हाँ, मन की भी एक सैर हो जाती है। मन की सैर हो जाती है। वाह क्या बात है। प्रकृति को हम निहारते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, साक्षात्कार करते हैं, ये बहुत अच्छा अवसर होता है। ये हमारे साथी ने भी लिखा है कि प्रकृति को निहारने और उसके साक्षात्कार का उपयोगी अवसर है। तो भाई जाहिर है कि सुबह उठना, समय को नियोजित करना, फिर समय पर सब काम खत्म करना, तो पूरी दिनचर्या जो हमारी ठीक रहती है और उसी में शुरुआत होती है सुबह की सैर से। हाँ, और जो लोग चूक जाते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई चलो कौन जाए सैर पे, ये तो रोज मन में आता है। हाँ, तो फिर नहीं जाया जाए, लेकिन फिर वो इतने सुंदर सुंदर नजारों से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं बुआ जी। और देर से जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हाँ, तो अगर देर से उठना है तो फिर तो ये कहीं ना कहीं बीमारियों को निमंत्रण भी है। तो कहीं ना कहीं इस विषय पे सबको जागरूक रहने की जरूरत है। और सिर्फ कहने से ही नहीं, बल्कि इसे अपने जो आचार विचार हैं, कह सकते हैं व्यवहार हैं, उसमें लाना बहुत जरूरी है। और सैर के अलग अलग फायदे भी हैं, जिस तरह से कि कहते हैं कि भाई एक तरह से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी साफ सफाई हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन गया तो फिर फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं, पेट भी। हाँ, और फिर शरीर मन सब पे शुद्ध वायु का जो एक असर होता है वो बड़ा खास होता है और बड़ा अच्छा होता है, तो जो कि कह सकते हैं कि हाँ एक लंबे समय तक चलता है, हमारी साथ देती है। हमारे साथी ने इसीलिए तो लिखा है कि अगर आप डॉक्टर को फीस देने से बचना चाहते हैं तो सुबह कम से कम 40 मिनट की सैर जरूर करें, क्योंकि इससे आपका शरीर काबू में रहता है। हर रोज आप तरोताजा महसूस करते हैं और आदत लगाने की बात है तो एक दिन तो आप मठी आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपने मन में ठान लेंगे तो मुश्किल काम नहीं है। तब ये महसूस करेंगे कि आपके हम उम्र के लोग आपसे ज्यादा फिट लगते होंगे। एक हफ्ता एक घड़ी में अलार्म लगाकर सोएं, बाद में तो अलार्म से पहले ही आपकी नींद खुल जाएगी और आपके कदम सुबह सैर के लिए निकल पड़ेंगे। कुछ महीने के बाद आपके शरीर में नई ऊर्जा और ताजगी का एहसास दिखने लगेगा। किसी ने सच कहा है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हाँ, लेकिन इस समय थोड़ी सावधानी बरतने की भी बहुत जरूरत है। वो बताओ। हाँ, कुछ श्रोता लोगों ने लिखा भी है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि भाई जब सैर करने जाएं तो सुबह की जो ठंड है उसका बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि कई लोगों को कुछ परेशानियां होती हैं, घुटने से रिलेटेड कुछ दिक्कत है या कुछ है, तो ऐसे में जो अपने डॉक्टर हैं उनसे सलाह ले लें, क्योंकि जहाँ ठंड होती है ना बुआ जी, तो वो असर ज्यादा ना करे, या तो फिर उस जगह पे कुछ पहन लें आप इस तरह का, तो जिससे थोड़ी सी गर्माहट बनी रहे। संगीता बिटिया, तुमने जब कहा कि सुबह ठंड रहती है तो थोड़ा सा एहतियात बरते, तो हमें लगा तुम कहोगी कि ठंडक को मफलर वफलर पहना दे, तो तुमने कहा कि खुद को पहनना है। हाँ, अच्छा कुछ लोगों को जैसे दमा आदि की भी दिक्कत होती है, तो उनको भी जैसे कि आजकल धुंध रहती है सुबह, तो उस समय अगर आपको लगता है कि आपका दम घुट रहा है या कहीं आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप उस समय देख कर निकले। थोड़ा सा सूरज की किरणें आ जाए तब आप निकले, है ना। उसमें कभी कभी होता है ऐसा महसूस। बिल्कुल, तो तबीयत का भी ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह लेकर ही काम करें। और खासकर बुआ जी, जो लोगों को कुछ दिल से जुड़ी दिक्कतें होती हैं, हार्ट
की प्रॉब्लम होती है, उनके साथ भी ऐसे ही है कि जब जब वो वॉक करते हैं या जब चलते हैं, जब सैर के लिए निकलते हैं, तो कहा जाता है कि उनको कई बार कहते हैं कि भाई दौड़िए मत वहां पर, है ना, तो दौड़ना थोड़ा सा वो टाल जाना चाहिए, हाँ, जो अपने दिल की धड़कन है उसको बढ़ाता है, तो आप तो धीरे 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 वॉक करें, दौड़ने के बजाय। दौड़ना जो है अगर वैसा करना है तो फिर डॉक्टर की सलाह कर लें और अपने शरीर को देखें कि किस समय आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपकी धड़कन बढ़ रही है, आपका दम भर रहा है, जैसे होता है ना कि अब आपको लग रहा है कि अनरेस्ट सा हो रहा है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो इस बात का ख्याल रखें। और ऐसे ही हमारे वैसे बड़ी खूबसूरत सा इन्होंने वर्णन किया, सुबह हवा में ताजगी होती है, प्रकृति नई अंगड़ाई लेती प्रतीत होती है, संसार रात भर के विश्राम के बाद नई ताजगी और उमंग से युक्त होता है, प्रातःकालीन किरणों में अद्भुत ऊर्जा होती है, बागों में कलियां खिलकर फूल का रूप धारण कर लेती हैं, घास पर ओस के ठंडे कण दिखाई देते हैं, प्रकृति के अनुपम रूप की शोभा देखते ही बनती है, हजारों लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन एहतियात वाली जो तुमने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। चिकित्सक की सलाह लें, अपना स्वास्थ्य देख लें, और दिन तो ऐसा हो जाता है ना कि आप 8 बजे 9 बजे के बाद भी निकल सकते हैं, है ना। और वहाँ सैर पे जो लोग जाते हैं बुआ जी, वो व्यायाम भी करते हैं, तो उस वक्त भी आप ध्यान रखें। कई बार तो मतलब वहाँ व्यायाम करें कि नहीं करें? नहीं करें, लेकिन ठंड का ध्यान रखें। जी जी, अपना ध्यान रखें, ठंड का ध्यान न रखें, अपना ध्यान रखें। हाँ, जितनी ठंड है उस हिसाब से सब कुछ करें। तो बार बार ठंड का ध्यान रखवा रही हो भाई, हम तो कह रहे हैं अब अपना ध्यान रखिए। तबस्सुम तेरा आए, तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। तेरी अंगड़ाई शम्मा खिला थर थराई, देखी तेरी अंगड़ाई, उफ ये हंसी मासूम सी, जन्नत का जैसे सवेरा, आए तबस्सुम तेरा, बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। की चिलमन उठाना, धीरे से ये मुस्कुराना, पलकों की चिलमन उठाना, लब जो हिले जुल्फों तले, छाया गुलाबी अंधेरा, आए तबस्सुम तेरा, बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा। अपनी हंसी को जीने दो वल्ला किसी को, रोको न अपनी हंसी को, तेरी हंसी रुक जो गई, रुक जाएगा सांस मेरा, आए तबस्सुम
हाँ बुआ जी, देखिए बुआ जी बताइए संगीता जी। अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं हमारे श्रोताओं के। तो एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह की सैर का ने इतना असर डाला है मुझ पर कि अब तो पेड़ फूल पत्तियां भी मुझे पहचान लेती हैं, और जब जाने का वक्त होता है तो वो थोड़ा उदास होकर फिर कल आने का वादा करवा लेती हैं। तो वादा करवा ही लेती हैं। बस इसी चक्कर में तो बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। हाँ। वो सोचते हैं कि फिर ये पेड़ जो है फूल पत्तियां वादा करवा लेंगे तो फिर कल आना पड़ेगा। हाँ। इसी चक्कर में बहुत सारे हमारे साथी नहीं जाते हैं, रजाई में घुसे रहते हैं। उनका अपना मजा है, लेकिन जब अच्छे अच्छे व्यंजन बनेंगे तो जाहिर है कि उन्हें रजाई में से निकलना ही पड़ेगा। सुबह गुड़ वाली चाय हो या फिर उसके संग संग जो है वो सिंघाड़े की घुगनी। हाँ। और इसको बनाने का जो तरीका बता दें। हाँ, सिंघाड़ा अच्छे से छील लें और पतला पतला उसको काट लें। बहुत आसान है। घी या तेल में आप जैसा भी चाहते हैं, थोड़ा सा बस जीरा डालिए, हरी मिर्च डालिए, थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक डालिए और सिंघाड़ा डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। उसको चाय के संग आप खा लीजिए। और कुछ जाने की जरूरत है, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो नमकीन ही तो होगा, नमक डाला है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसे अलग अलग तरह से बनाते भी हैं बुआ जी। इसमें एक और तरीका ये भी है कि केवल जीरा और काली मिर्च से भी आप बना सकते हैं, बहुत सादा सादा अगर आपको खाना है। हाँ। बिल्कुल थोड़ा अलग आपको फ्लेवर चाहिए तो इसी के संग संग जैसे हम लोग पोहा बनाते हैं ना, तो चूड़ा आलू जिसको बोलते हैं कुछ लोग पोहा कहते हैं। हाँ। तो इस पोहे में भी सिंघाड़े के साथ भी पोहा बनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में इसका बहुत प्रचलन है। जैसे ही सिंघाड़ा आ जाता है तो खूब मुलायम मुलायम वाले सिंघाड़े लेते हैं। वैसे तो उसकी घुघरी ये जो बोलते हैं वो ही बनाई जाती है। अच्छा। लेकिन अगर आप पतला पतला काट लें उसको या चौकोर काट लें, फिर उसके बाद उसमें ऐसे ही जीरा मसाला आदि डाल लें, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, और उसके संग संग जब ये पक जाए तो उसमें पोहा जो धोकर आप रखेंगी, जैसे कि सामान्य तौर पर हम लोग आलू पोहा बनाते हैं या मटर पोहा बनाते हैं या पोहा बनाते हैं, वैसे ही उसको धोकर पोहा अलग रख लें। मतलब चूड़ा जिसको बोलते हैं, चिवड़ा जिसको बोलते हैं, उसको धो लीजिए। थोड़ा सा पानी नमी रहे उसमें नमक डाल दीजिए, धनिया पाउडर डाल दीजिए, नींबू निचोड़ लीजिए और हरी पत्ती धनिया पत्ती काट कर डाल लीजिए। और जो सिंघाड़ा पक गया है जिसको हमने अलग से बनाया था, उसमें इस पोहे को डाल दीजिए और उसके बाद चला के 5 मिनट के लिए ढक दीजिए। उसके बाद खाइए गर्मा गर्म। हाँ, बहुत स्वादिष्ट लगता है। बहुत बहुत स्वाद होता है। इसे तो वैसे भी खाएं तो बड़ा स्वाद होता है। और वो इसकी सब्जी ऐसे ही मतलब छील करके, हाँ कच्चा भी खाएं तो बड़ा स्वाद आता है। बेकार इतनी मेहनत करवाया तुमने हमसे। नहीं और नहीं, इसकी कचौड़ियाँ भी बड़ी अच्छी अच्छी बनती है सिंघाड़े की। हाँ, बहुत अच्छी कचौड़ी बनती है। और बुआ जी, इसकी जो सब्जी होती है, मसालेदार सब्जी भी कुछ लोग बनाते हैं, तो उबाल कर भी छील कर उसको डालते हैं और बिना उबाले भी कच्चा भी बनाते हैं। तो जैसे मसाला हम लोग तैयार करते हैं। अरे बनाते तो सब लोग हैं, बताओगी तब ना। उबालने वाला तो वो सबसे बढ़िया तरीका है कि आपने उबाल लिया, हाँ। उसको 2-2 फांक काट लिया और हरी चटनी के संग खा लीजिए। हाँ। सबसे बढ़िया तरीका है। कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं यात्रा करने तो भी ये बहुत अच्छा, टिफिन में भी ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं। तो इसकी सब्जी तो वैसे ही बनाई जाती है जैसे हम लोग आम सब्जियां और भी बनाते हैं, जैसे कि तो जो भी मसाले आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसे डालकर जैसे मसाला भूनते हैं वैसे भून ले। उसमें 1 चम्मच बेसन जो है बुआ जी, हाँ। उसको अलग से थोड़े से घी में भून करके और फिर मसाले में ऐड कर दें। अच्छा। तो जो उसकी करी होती है वो थोड़ी सी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। हाँ, गाढ़ी भी हो जाएगी और अच्छा भी लगता है। क्योंकि ये लिपटता नहीं है तो हाँ, प्रेम मोहब्बत नहीं करता है ग्रेवी के साथ। हाँ, फिर हरी धनिया से फिर उसको सजा ले, अच्छा लगता है। भैया बहुत सिंघाड़ा हो गया, तो या तो मीठा कोई व्यंजन बता दो, नहीं तो हम तो गीत सुनवा देंगे। अलसी की पिन्नी बताएं? हाँ पहले बता दो। नहीं पहले ये, हाँ थोड़ा सा। तो अलसी जिसको तीसी भी कहते हैं बुआ जी, तो फ्लेक्सीड भी कहते हैं ना। हाँ जी। हाँ। और अलसी 1 कप, गेहूं का आटा 1 कप, चीनी 1 कप, या जैसा भी आपको मीठा ज़्यादा खाना है तो उस हिसाब से, घी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लें, इनमें अखरोट और साथ ही साथ थोड़ा सा गोंद भी चाहिए इसके लिए। बादाम, काजू, छोटी इलायची 7-8 ले सकते हैं, किशमिश थोड़ी सी। तो इससे क्या करना है, सबसे पहले अलसी को भून ले हल्की आंच में और सूखी कढ़ाई में पहले भून ले जिससे वो चिटक जाती है। अच्छा, मतलब उसकी बीज पहले भूनना है। अच्छा, उसको सूखी कढ़ाई में पहले भून ले, फिर घी डालकर आटा भून ले, हल्का भूरा हो जाए, अच्छी से सुगंध आने लगे और हल्का सा घी भी छोड़ने लगे तो ये एक कर लेना है। बाद में फिर गोंद घी में डाल करके उसको भी मध्यम आंच में अच्छी तरह से भून ले। अलसी दरदरा पीसना है और इसको पीसने के बाद जो गोंद है उसे बेलन से कुचल भी सकते हैं, या फिर अगर मिक्सी में चलाना है तो थोड़ा हल्का ही चलाएं जिससे मतलब थोड़ा दरदरा रहे। वैसे तो बहुत आसानी से आप वैसे भी किसी कटोरी आदि से भी दबा देंगे, कड़छी
से भी तो वो हाँ दब जाएगा और फूट जाएगा। जी बिल्कुल। और फिर जो उसमें अलसी है उसको डाल दें, यानी कि पिसी हुई अलसी जो रखी है हमने उसको डाल दें। थोड़ी देर फिर उसको भी भूनना है। तो 1 कप चीनी और आधे कप पानी डालकर चाशनी अलग से बना ले, एक तार की बननी चाहिए। अच्छा। और फिर इस चाशनी में गोंद जो तैयार किया हुआ है, अलसी और कटे ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दें। गरम गरम ही इसके लड्डू बांध लें। और अगर चाहें तो अच्छा सुंदर दिखने के लिए एक काजू को 2 टुकड़े में करके ऊपर से एक टुकड़ा उसका जो चिपका चिपका के बना। अच्छा ये बताओ इसमें आटा कब पड़ेगा? साथ ही में जब आटा हल्का भून कर रख लेंगे। तभी आपने अलसी में मिला दिया था? हाँ, सबको अलग अलग भून लेना, यानी कि गोंद को भी, आटे को भी और अलसी को भी। वैसे गोंद जो है ना, अगर आप चाहें तो तवे पर पहले सूखा भून लें, तब आप उसको तलें तो भी अच्छा रहता है। वो पूरा फूट जाता है, यानी फूल जाता है अच्छी तरीके से। अच्छा, सूखा भी। अच्छा जी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये एक नई चीज। तो हम हमेशा अच्छी बात बताते हैं। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। तो ये तो वर्ड फेमस है कि बुआ जी अच्छी बात बताती हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। कभी फूलों में गुजारी, कभी कांटों में जिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। जिंदगी आज भी है, बेखुदी आज भी है, प्यार कहते हैं जिसे वो खुशी आज भी है। मैंने दिन रात मोहब्बत का तेरी जाम पिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। क्या कहूँ तेरे लिए, मैंने आंसू भी पिए, कभी खामोश रहा, कभी शिकवे भी किए। कर लिया चाक गरेबा, कभी दामन को सिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। प्यार की जान है तू, दिल का अरमान है तू, कौन दुनिया से डरे जब निगहबान है तू। अपनी कश्ती को सहारे पे तेरे छोड़ दिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। कभी फूलों में गुजारी, कभी
चलो तुमने लड्डू बताया तो हम ऐसा करते हैं कि लच्छा पराठा खिला देते हैं। जी। तो 2 कप आटा ले ले, नमक स्वाद के हिसाब से, तेल लेना है, मेथी 200 ग्राम चाहिए, धोकर डलिया में पानी में निकाल ले, पानी उसका निकल जाए, फिर बारीक काट ले, जीरा, हींग, चुटकी भर चाहिए हींग जैसे डालते हैं, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर चाहिए, घी या तेल ले लें, आटा पहले लगा लीजिए, है ना, मतलब पहले सान लीजिए उसको, नमक, और अगर इसमें थोड़ा सा मोइन डाल लें तो और अच्छा रहेगा। तो इसके बाद लगा के छोड़ दीजिए आधी घंटा, और एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम करके आधी छोटी चम्मच जीरा, हींग, अदरक और मिर्च डालकर हल्का भूनकर इसमें मेथी डाल दें, जो मेथी की पत्ती हमने साफ़ की थी, फिर अमचूर पाउडर भी डाल लें, नमक सब डालकर थोड़ा भून लें। अब थोड़ी बड़ी बड़ी लोई को पतला बेल लें, आटे का परथन लगाते हुए जैसे करते हैं, पतला बेल लें और फिर इस पर 1 चम्मच घी लगाकर फैला दें उसमें, और थोड़ा सूखा आटा भी उस पर फिर छिड़क दें घी के ऊपर, और इससे परतें बहुत अच्छी खिल जाती हैं, और फिर उसमें उसे भी मिलाकर फैला दीजिए। इसमें मेथी जो हमने हल्की हल्की भूनी है उसे फैला लें और हल्का चुटकी भर नमक छिड़क दें। फिर एक तरफ से रोल कर लें, पतला रोल जो है उसको बनाते चले, बढ़ा लीजिए और फिर पलट दीजिए उसको बीच से, फिर ऊपर की तरफ से हाथ से थोड़ा थोड़ा दबाकर बराबर उस पर घी लगाकर उठाते हुए उसको रोल करें। थोड़ा तुम स्पष्ट करो कैसे करना है। यानी कि जो रोल बनाएंगे ना बुआ जी, उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा हाथ से दबा देना थोड़ा पड़ेगा, थोड़ा ताकि वो चिपक जाए। अपने जो उंगली के पोर हैं उनसे थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए। फिर उसका फिर परथन लगा देंगे, फिर उसको दूसरी तरफ से रोल करेंगे, जैसे कि पहले बेडिंग नहीं हम लोग रोल करते थे वैसे, है ना। जी बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, जब बीच में परथन लगा लेते हैं आटा ना, तो उसमें फिर परत उसकी बहुत अच्छी से खिल के आती है, मतलब अलग अलग हो जाता है। और फिर उसके बाद उसको फिर बेल लीजिए, चपटा कर लें और हल्के हल्के हाथ से बेलना है, और थोड़ा उसको मोटा ही रहने दीजिए। फिर उसके बाद तैयार है लच्छा पराठा। सेकना भी है, हाँ नहीं, उसको तवे पर लगा के घी से अच्छी तरह से सेके, घी या तेल जो भी लगाकर आप सेकना चाहते हैं। आजकल तो जो भी तेल इस्तेमाल करता है वो, नहीं तो सरसों के तेल में खाइए गर्मा गर्म, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, जो भी आप इस्तेमाल कर, भी खा सकते हैं, चटनी से भी खा सकते हैं, सब्जी से भी खा सकते हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ गया बुआ जी। तो मतलब दूसरा बताना ही नहीं है कुछ? नहीं, अब नहीं बताना, अब समय हो रहा है। चलो फिर जल्दी से। तो सभी को संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।